नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है तो चलिए सुनते हैं गिरजा कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी मोर पंख। विशाल जब घर से निकला तब गली में हल्का सा अंधेरा था। आसमान में दो चार तारे भी टिमटिमा रहे थे। चिड़िया जाग तो गई थी पर अभी घोंसलों में ही बैठी गीत गा रही थी। आसमान में उड़ने के लिए शायद उन्हें और उजाला होने का इंतजार था। आंगन में सूरज भैया ढीली हुई खटिया में धसे हुए खर्राटे भर रहे थे और शेरू पंजों में मुंह छुपाए पड़ा था, इसलिए घर से निकलते समय किसी ने नहीं टोका। वह जल्दी जल्दी खेतों की तरफ चल पड़ा। उसे विश्वास था कि इतनी जल्दी खेतों की तरफ कोई नहीं गया होगा और रात में जितने भी पंख मोरों ने गिराए होंगे सब उसी को मिलेंगे। मोर पंखों को ढूंढने और इकट्ठे करने का काम दशहरे से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है ताकि दीपावली पर गाय बैलों के लिए पटसन और मोर पंखों से मुरैली, ढोल और बंधन बनाए जा सकें। दीपावली पर पूजा के लिए गाय बैल, भैंस तथा दूसरे घरेलू जानवरों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। मेहंदी लगाई जाती है। उनके सींगों और खुरों को तेल व रंग से चमकाया जाता है। फिर मोर पंखों से बनी सुंदर सुंदर चीजों से उन्हें सजाया जाता है। गले में बंधे घुंघरुओं और घंटियों की आवाज से घर, आंगन, गली चौबारे गूंज उठते हैं। विशाल की गाय कजरी ने जब गबरू को जन्म दिया तभी विशाल ने तय कर लिया था कि अपने गबरू को सजाने के लिए वह खुद मोरपंख ढूंढने जाएगा, चाहे उस पर कितना भी कोई नाराज होता रहे। वैसे उसे पता है कि जब सूरज भैया चोरी चोरी रात में ही मोरपंख ढूंढने जाते थे तो पिताजी उनकी पिटाई के सारे इंतजाम कर लेते थे, पर जब वे हाथ में खूब सारे मोरपंख लेकर आते थे तो पिताजी का गुस्सा न जाने कहाँ गायब हो जाता था। मोरपंख है ही ऐसी चीज, माँ कहा करती हैं, तेज भागते घुड़सवार को भी अगर रास्ते में चंद्रक पड़ा दिख जाए तो वह भी घोड़ा रोककर उसे उठाने उतर पड़ेगा। चंद्रक सबसे खूबसूरत मोरपंख का होता है। वैसे तो मोरपंख कई तरह के होते हैं, कुछ छोटे, कुछ लंबे, कुछ कटार जैसे तो कुछ तीर जैसे, पर मोरपंख के नाम पर आंखों में केवल चंद्रक ही लहराने लगता है। लंबा हरे रेशमी रेशों के बीच तंगई गोलक और उसमें गहरे मखमली नीले रंग का लुभावना चंद्रक। कितने अनोखे रंग, कितनी कितनी अनोखी सुंदरता। विशाल की बड़ी इच्छा थी कि उसे रास्ते में पड़े ऐसे ढेर सारे चंद्रक मिले, लेकिन उसे निराश होना पड़ा था। खेतों के चारों ओर, नदी के किनारे और नींबू करौंदों के झुरमुट में उसने अच्छी तरह देखा था, पर उसे एक भी मोरपंख नहीं मिला था। चारों तरफ उजाला फैल गया था। चिड़िया आसमान में चहकने लगी थी। पूरब में बड़े लाल गुब्बारे जैसा सूरज पहाड़ के पीछे से ऊपर उठने लगा था। गन्ने के खेतों से मीठी मीठी गंध आ रही थी और कच्चे दुधिया दानों से भरी बाजरी की बाली हवा में झूल रही थी। लेकिन विशाल यह सब देखने के बाद भी उदास था। इतनी जल्दी भला कौन आकर सारे पंख समेट ले गया? वह सोच ही रहा था कि अमराई की तरफ से उसे दादाजी आते हुए दिखे। उनके हाथ में बहुत सारे मोर पंख थे। अरे विशु, इतनी सुबह तू क्या कर रहा है यहाँ? दादाजी ने पास आकर पूछा, पर विशाल कुछ नहीं बोला। दादाजी ने ही उससे पहले आकर सारे पंख बटोर लिए हैं, यह जानकर मारे गुस्से से उसका मुंह फूल आया था। दादाजी ने जैसे सारी बात समझ ली, वे मुस्कुराए। इतने सारे पंख हमारे विशु के लिए ही तो हैं, अब इन्हें घर लेकर तो वही जाएगा, मुझे नहीं चाहिए। विशाल जोर से बोला, मैं अपने गबरू के लिए खुद ही मोर पंख ढूंढूंगा। यह कहकर वह नदी के उस पार जाने लगा जहां खूब घना काश फूल रहा था। उसके सफेद लंबे फूल हवा में लहरा रहे थे। दादाजी उसे पुकारते ही रह गए, पर वह जल्दी ही नजरों से ओझल हो गया। कुछ ही देर बाद दादाजी ने विशाल की चीख सुनी, दादाजी दादाजी। सुनकर दादाजी एकदम घबरा गए। जरूर विशु मुसीबत में है, यह सोचकर वे लांगते फलांगते और हाँफते हुए विशाल के पास पहुंचे। वहां जब उन्होंने विशाल को देखा तो हैरान रह गए। उसके आसपास कई चंद्रक और दूसरे मोरपंख पड़े हुए थे। वह खुशी से चीख रहा था, दादाजी दादाजी, देखिए ना कितने सारे मोरपंख। दादाजी चुपचाप मुस्कुराकर विशाल को देख रहे थे, पर विशाल की आंखों में सुंदर मोर पंख थे
और उनसे सजा हुआ प्यारा नन्हा गबरू। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे गिरजा कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी मोर पंख।